दो शब्दों यानी सम और आस, समास। ये हो गया ये हो गया संक्षिप्त। ये कथन या इसे आप शब्द बोल सकते हैं। यानी समास प्रक्रिया में शब्दों को यानी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास का सीधा सा उदाहरण है कि दो या दो से अधिक शब्दों जैसे संधि दो वर्णों के मेल से जो यानी समस पद के बाद जो बनता है तो सामासिक पद बोलते हैं उसे। ये क्या होता है? ये समास के नियमों से बना हुआ शब्द होता है। जो नया शब्द बनेगा तो ये जब बनेगा जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ेंगे और समास बनाएंगे, और जब इसका विग्रह करेंगे या व्यास, यानी समस्त पदों के अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं और जोड़ने की प्रक्रिया को सामासिक पद कहते हैं। जैसे मानो नील कमल है, तो नीला है जो कमल। या जैसे चौराहा है, चार राहों का समूह। इसमें मुख्य रूप से दो पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। उन्हीं के प्रधानता के आधार पर समासों का क्लासिफिकेशन किया गया, समासों को आपस में बांटा गया है। समास मुख्य रूप से 6 होते हैं। जैसे हम समास व्यक्त करते हैं तो कुछ समास में विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। तो जैसे राजा का पुत्र लिख रहे हैं, राजा का पुत्र, तो उसका सामासिक पद क्या होगा? राजपुत्र। उसमें से का हमारा लोप हो जाएगा। जैसे घुड़सवार, घोड़े का सवार, तो अगर उसे सामासिक पद में लेंगे घुड़सवार और उसका विग्रह करेंगे घोड़े का सवार। समास मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। नंबर पहला होता है अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष, द्वंद्व समास, और नंबर 6 है बहुब्रीहि। अब इनके पदों के आधार पर इनका हम
क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें पूर्व पद प्रधान होगा, इसमें उत्तर पद प्रधान होगा, जैसे हम अव्ययभाव को पढ़ लेते हैं पहले। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, यानी इसमें इसका पूर्व पद अव्यय होना चाहिए, अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे इसमें से कुछ विभक्तियों का लोप हो जाता है, यानी अनु या पहले प्रति हो तो ये मान्यता विभाग। जैसे इसका एक उदाहरण है प्रतिदिन, प्रतिदिन होगा तो ये इसका मुख्य क्या है कि इसमें पूर्व पद होगा प्रधान होगा, प्रति प्रधान है। अच्छा, इसमें तत्पुरुष समास में क्या है, इसमें उत्तर पद प्रधान होगा, यानी दूसरा पद प्रधान। जैसे इसमें प्रथम प्रत्यय है, दिन प्रधान नहीं है, इसमें उत्तर पद प्रधान, दूसरा वाला पद प्रधान होगा। तो इसमें कारक का भी लुप्त होता है, का जो होता है वो लुप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखे राजकुमार, तो राजकुमार का क्या हो गया, राजा का कुमार। तो यहां जो राजा का कुमार है, का इसमें से विलुप्त हो गया, तभी तो सामासिक शब्द बना है। इस तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। नंबर 1 पढ़ते हैं, कर्म तत्पुरुष, या इसे द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। तत्पुरुष तो एक हो ही गया, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए लेंगे हम गगनचुंबी, तो गगनचुंबी का समास विग्रह का होगा गगन को चूमने वाला, तो को इसमें से हट गया, तो ये कर्म तत्पुरुष हट जाता है, क्योंकि यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो यश प्राप्त लिखेंगे, जो सामासिक शब्द यश प्राप्त होगा, और विग्रह करेंगे तो यश को प्राप्त, तो उसमें को इसमें है कर्म तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष। इसमें के द्वारा का लोप हो जाता है, यानी इसमें तो का हो रहा था, इसमें के द्वारा का। तो जैसे सूर रचित है कोई चीज, सूर रचित, सूर के द्वारा रचित, तो के द्वारा उसमें से हट जाएगा। इसका तीसरा भेद है संप्रदान तत्पुरुष, यानी चतुर्थी तत्पुरुष। इसमें के लिए लुप्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे प्रयोगशाला, यानी प्रयोग के लिए शाला, तो के लिए हट जाएगा और सीधा सीधा सामासिक बन जाएगा प्रयोगशाला। चौथा है इसमें इसका भेद अपादान तत्पुरुष, ये पंचमी तत्पुरुष भी बोला जाएगा। इसमें विभक्ति से अलग होने का
भाव प्रतीत होता है। जैसे उदाहरण के लिए धनहीन, तो धन से हीन यानी धन से अलग होने का भाव इसका प्रतीत होता है। इसमें है सप्तम पुरुष, सप्तम तत्पुरुष। इसमें से की अलग हो जाता है। जैसे देश रक्षा, तो इसमें की अलग हो जाता है। जैसे देश रक्षा लिखेंगे तो देश की रक्षा। और छठवां है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष ये बोला जाएगा अष्टम तत्पुरुष, सप्तम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठम, सप्तम तत्पुरुष। इसमें पर की लुप्ति हो जाती है। पर की विलुप्ति होती है। इसके 6 भेद के बाद हम आते हैं तीसरे कर्मधार समास पे। इसमें भी उत्तर पद प्रदान होता है। ये विशेषता बताता है। जैसे उदाहरण के लिए ये है जो, यानी ये विशेषता बताएगा है जो। या के समान, है जो या के समान, यानी चरण कमल, कमल के समान चरण, या महादेव, महादेव के समान। अगला है द्विग समाज। द्विग में भी उत्तर पद प्रदान होता है। इन 3 में उत्तर पद होता है। इसकी एक विशेषता है कि इसके पूर्व पद में संख्यावाचक विशेषण होना चाहिए। जैसे सप्त सिंधु, इसमें संख्यावाचक होना चाहिए पहला पद, यानी सप्त सिंधु तो 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधु का समूह, तो 7 संख्या बता रहा है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। इसके अगला आता है द्वंद्व। इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके बीच में मोस्टली योजक चिन्ह होता है। इसकी असली पहचान होती है, इसके बीच में योजन डैश होगा, योजक चिन्ह होगा। इसके दोनों पद प्रधान होंगे। के लिए या और आएगा, इसमें ज्यादातर और आता है सबसे ज्यादा। जैसे नदी, नाले, तो नदी और नाले। ठंडा गर्म, ठंडा और गर्म। अगला है बहुब्रीय, बहुब्रीय समास। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद शून्य होते हैं, दोनों पद अर्थहीन हो जाते हैं। और जब ये किसी तीसरे पद के बनाते हैं तो वो बहुब्रीय कहलाया जाता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका, शिव का, यानी नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन है वो, शिव। तो तीसरा पद कौन हो गया, शिव हो गया तीसरा पद। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका।
अब इनमें तीनों ये समास जो हैं ये एक दूसरे के समान है, क्योंकि ये जो है के समान, ये भी है के समान, ये तो केवल ये द्वंद अलग है, लेकिन ये तीनों पद क्योंकि ये एक दूसरे के समान है, इनमें बहुत ज्यादा बहुत कम अंतर है तुम पहचानने में। जैसे कर्मधार समास में आ गया चरण कमल, तो चरण के कमल, जैसे बहुब्रीहि समाज में आ गया चरण कमल, तो चरण के वो कमल के समान, चरण के समान आता है ना। और इसमें आता है लंबोदर, तो लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, तो इसने तीसरा शब्द इजाद कर दिया, यानी तीसरा सार्थक शब्द इजाद कर दिया, लंबोदर गणेश। और ये केवल चरण कमल, केवल ये विशेषता बता रहा है, उनकी विशेषता बता रहा है कि इनके चरण कमल के समान है। तो इन दोनों में ये बहुत मामूली सा डिफरेंस है। अब द्विगु और बहुब्रीहि समास का अंतर देख लेते हैं, इसका अंतर समझ में आ गया होगा। जैसे द्विगु में आ गया कोई उदाहरण, चतुर्भुज है, चतुर्भुज इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, चार भुजा हैं जिसकी। अब अगर ये संख्या बता रहा है तो द्विगु समास है, क्योंकि संख्यावाचक है पहला पद इसका, जो पूर्व पद है संख्यावाचक है, चार भुजा हैं जिसकी। लेकिन बहुब्रीहि समाज क्या कहता है कि चार भुजाएं जिसकी विष्णु। तो अगर ये तीसरा पद सार्थक पद बना रहा है तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा, और अगर ये सिंगल पद है, केवल संख्या बता रहा है, तो ये द्विगु समास हो जाएगा। ये छोटे छोटे तीनों समासों में अंतर है। जैसे नवरत्न, नवरत्नों का समूह, तो नवरत्न है तो ये द्विगु समास। और अब कर्मधारय जो है वो कहेगा कि पुरुषोत्तम, तो पुरुषों में जो है उत्तम, तो ये भी पुरुषोत्तम कह रहा है। तो पुरुषों में जो उत्तम है तो क्या बता रहा है, विशेषता है जो या के समान। और अगर इसी में पुरुषोत्तम कह रहा है और बहुब्रीहि समाज कह रहा है, तो पुरुषों में है जो उत्तम, तो कौन, राम, तो फिर ये बहुब्रीहि हो जाएगा। अगर ये केवल उसकी विशेषता बता रहा है तो कर्मधार है, और अगर उसके तीसरा पद यानी तीसरा सार्थक पद बता रहा है किसी की विशेषकर किसी व्यक्ति विशेषता, तो फिर ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्योंकि संधि में और समास में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, उसमें भी विग्रह होता है, इसमें भी, उसमें विच्छेद बोल देते हैं, इसमें विग्रह बोल देते हैं। उसमें वर्णों को अलग अलग करते हैं, इसमें शब्दों को अलग अलग करते हैं। जैसे दो वर्णों के मेल से जो विकार या जो परिवर्तन होता है वो संधि कहलाती है, और इसका क्या है कि दो शब्दों के मेल से जो सार्थक शब्द बनता है वो समास कहलाता है। बहुत ज्यादा इनमें अगर थोड़ा सा उदाहरण समझ लिया जाए तो मोस्टली समान ही है इसमें। क्योंकि संधि जो है मुख्य रूप से वर्णों का मेल है, और समास जो है शब्दों का मेल है। जैसे मुख्य रूप से देखा जाए तो संधि में वर्णों के मेल से वर्ण परिवर्तन होता है, लेकिन समास में कोई वर्ण परिवर्तन नहीं होता, ये स्थायी रूप से रहता है। जैसे समास में कई कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे संधि में विद्यालय लिखा जाएगा तो विद्या धन आलय, और इसमें हो जाएगा राजपुत्र तो राजा का पुत्र, तो का जो है लोप हो रहा है। कौन से में, तत्पुरुष समास में। जैसे राजपुत्र राजकुमार भी लिखा, राजपुत्र भी कर सकते हैं, तो राजपुत्र राजा का पुत्र, का लोप हो रहा, विद्यालय होगा तो सीधा सीधा वो विद्याधन आलय लिखा जाएगा।
यानी बहुत छोटे से रूप में से समास को समझ लेते हैं। हिंदी का छोटी छोटी गलती नुकसान गादी है। यानी समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। सबसे पहला अव्ययी समास, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, यानी अनु या प्रति जिसमें आ जाए तो अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, इन तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा अंतर है। इसमें उत्तर पद प्रधान होगा, इसमें लोप होगा विभक्ति का की के विभक्ति का लोप हो जाएगा। कर्मधारय समास में ये मुख्य रूप से विशेषता बताएगा, उत्तर पद प्रधान होता है यानी दूसरा पद, और इसमें जैसे चरण कमल, तो कमल प्रधान है और चरणों की विशेषता बता रहा है, कमल जैसे उसके चरण, तो कमल वो है प्रधान है। के समान यानी कमल के समान चरण या कमल जैसे चरण है जिसके, ठीक है। ऐसे ही द्विगु समास है। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है लेकिन वो संख्यावाचक होता है, जैसे चतुर्भुज, भुजा, तो ये संख्या बता रहा है केवल भुजाओं की, 4 भुजा हैं जिसकी, चतुर्भुज हो गया। द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन इसकी एक खास पहचान होती है, इसमें योजक चिन्ह आता है, जैसे नदी नाले, नदी और नाले, दिन रात, दिन और रात, तो नदी भी प्रधान पद है और नाले प्रधान पद है, दोनों की अपनी अपनी सार्थकता है। ऐसे दिन और रात दोनों प्रधान पद हैं, लेकिन इसमें योजक चिन्ह से इसकी पहचान की जा सकती है। छठवां है बहुब्रीहि समास। इसमें दोनों ही पद अर्थहीन होते हैं। जब ये दोनों पद जिसका समासिक या विग्रह किया जाता है, समासिक शब्द का इनका विग्रह किया जाता है, तो ये तीसरे नया सार्थक शब्द बनाते हैं, वो प्रधान हो जाता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन, भगवान शिव। अब चतुर्भुज, 4 भुजाएं जिसकी, ये भी अर्थ हो सकता है, लेकिन ये द्विगु समाज का उदाहरण है। लेकिन द्विगु समाज का जब तक उदाहरण है जब तक वो संख्या बता रहा है। अगर ये तीसरे सार्थक शब्द का निर्माण कर देगा या इंगित कर देगा उसे, तो ये बहुब्रीहि समाज हो जाएगा। यही छोटे छोटे अंतर दोनों में बताए हैं। जैसे इसने कहा कि चरण कमल, तो कमल के समान चरण हैं जिसके, तो अगर जिसके चरण कमल के समान चरण हैं, अगर ये तीसरा शब्द बना रहा है तो ये फिर बहुब्रीहि हो जाएगा, कर्मधारय नहीं रहेगा। इनमें छोटा छोटा सा अंतर है।